शिवाजी की ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान क्लास 6 इकाई 6 जीव जगत के अभ्यास प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। जैसे कि आपके सामने प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प सही है। तो ये आपको छांटना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, एक कोशिक जीव इनमें से कौन सा है, यानी ऐसा जीव जो एक कोशिका से बना हुआ है। तो हमने आपको बताया था कि जीव जो है कोशिकाओं के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पे एक कोशिक जीव आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, केचुआ जो है वो भी बहुकोशिकीय है, छिपकली भी बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिक कौन सा है? यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका से बने हुए हैं। मेरुदंड पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड मतलब जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, ये मेरुदंड जो है किस में पाई जाती है इसमें से? तो देखिए, जोंक में तो पाई नहीं जाती, केचुए में पाई नहीं जाती, तिलचट्टे में पाई नहीं जाती। किस में पाई जाती है? मछली में पाई जाती है। अपुष्पी पौधे हैं। मेरुदंड के आधार पर हमने आपको बताया था कि जो जीव हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक कशेरुकी और एक अकशेरुकी। तो कशेरुकी कौन से होते हैं बच्चों? कशेरुकी ऐसे जीव होते हैं जिनमें मेरुदंड पाई जाती है, और अकशेरुकी ऐसे होते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं पाई जाती। तो जो मछली है इसमें मेरुदंड पाई जाती है, इसलिए कशेरुकी है। अब अगला प्रश्न है, अपुष्पी पौधे हैं। देखिए, अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते। तो जैसे कि आपका केला में लगता है, जामुन में लगता है, आम में लगता है, लेकिन फर्न जो होता है इसमें पुष्प नहीं लगते, इसमें जड़, तना और फूल का इनका अभाव होता है और पत्तियों का अभाव होता है। ये एक तरह से बरसात के मौसम में दीवारों पर जो है हरी मखमल घास की तरह जो है उगाते हैं। तो फर्न जो होते हैं ये अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रोम किस में पाया जाता है? देखिए, मूल रोम जड़ों में पाया जाता है बच्चों। क्यों पाया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मूल रोम देखिए यहाँ बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो होता है ये एक तरह की जड़ है, इसको मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे नीचे मूल गोप होता है, जो कि मिट्टी को जो है क्या करता जाता है, छेदता जाता है, यानी एक तरह से ड्रिलिंग का काम करता है। ये बहुत मजबूत पार्ट होता है। और यहाँ पे विभजोदक जो है टिश्यू, यानी कि जिसको ऊतक बोलते हैं, वो पाया जाता है, और ये बहुत जड़ को जो है वृद्धि करने में सहायता करता है। देखिए, यहाँ पे मूल रोम ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये जो पतले पतले आप देख रहे हैं रेशे, ये सब मेन जड़ से, यानी प्राथमिक जड़ से निकले होते हैं। और ये क्या करते हैं मिट्टी से बच्चों, मिट्टी से ये मूल रोम जड़ के माध्यम से जो है जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मूल रोम एक तरह से सतह का, पूरी जड़ की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे कि इससे आसानी से जल और बहुत सारे खनिज लवण जो है मिट्टी से अवशोषित पौधा कर पाता है। तो ये तो है मूल रोम। तो देख रहे हैं आप, जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सही और गलत के सामने सही का निशान लगाना है, गलत के सामने गलत का निशान। तो यहाँ पे पहला देखिए आप, पहला जो सेंटेंस है, वाक्य है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, पौधे क्या करते हैं बच्चों? भोजन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे पौधों को भोजन की आवश्यकता, तो यहाँ पे पौधों को किस किस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, इसमें पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जैसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसके अलावा जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, इसके अलावा आपका विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे भोजन बनाते हैं उसी भोजन से पौधे क्या करते हैं, अपना खुद का जो है
भरण पोषण यानी खुद का पोषण करते हैं और इसीलिए पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। तो पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है यदि कहा जाए तो दो तरह से ये जो हमारा कथन है वो सही भी है। भाई पौधों को खुद ही भोजन बनाते हैं, खुद ही जो है उससे वो वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, जीव जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो पौधों पर निर्भर रहते हैं। जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। देखिए जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, एक समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। यानी कि उनमें जैसे कि कह सकते हैं हम कि उनकी पहले हाइट जो है वो कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एक समय के बाद उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये गलत है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, ये एक कोशिकीय जीव है। मैंने आपको बताया था अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये हमारे एक कोशिक जीव हैं और अमीबा जो है वो बच्चों एक कोशिक जीव है। और बहुकोशिक जीव में जैसे मनुष्य है, इसके अलावा कॉकरोच है, कुत्ता है, बिल्ली है, तमाम बहुत सारे जीव जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो बहुकोशिक के उदाहरण हैं। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल एक ऐसा जीव जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, ये बिल्कुल सही है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। देखिए रंध्र जो होते हैं बच्चों छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं जो कि पत्तियों की निचली सतहों पे पाए जाते हैं और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये जो होता है ये बिल्कुल सही है बच्चों। गेहूँ तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। देखिए गेहूं और धान की फसल हम लोग लगाते हैं, इसलिए बहुवर्षीय पौधे नहीं होते। 3-4 महीने 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है और हम इसको काट लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये बहुवर्षीय नहीं है, एक वर्षीय पौधे हैं। खरगोश अकशेरुकी है। देखिए खरगोश अकशेरुकी कैसे हो सकता है, खरगोश के अंदर तो रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए कशेरुकी नहीं है, ये एक अकशेरुकी ना होकर ये कशेरुकी जंतु है, इसलिए ये भी गलत है। सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म जीव हमको नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है जिसकी मदद से हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको हमें भरना है। तो पहला रिक्त स्थान क्या है, भोजन से हमें क्या मिलता है बच्चों, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है कार्य करने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और लिखा भी हुआ है, भोजन से हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सभी जंतु और पौधे श्वसन की क्रिया में क्या बाहर निकालते हैं बच्चों, CO2 निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। कछुए का जीवन काल लगभग कितने साल का होता है, 120 से 150 वर्ष का होता है बच्चों। कछुआ 120 से 150 वर्ष तक जीता है। लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति क्या होता है, देखिए लाजवंती के पौधे को जब हम लोग छूते हैं, जिसको हम छुई-मुई का पौधा भी बोलते हैं, तो ये संवेदनशील होता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है। तो लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकालना, यानी कि शरीर से बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थों, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जी अंगों के द्वारा। तो इसीलिए उन उत्सर्जी अंगों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं वो उस प्रक्रिया को पूरी जो हम उत्सर्जन कहते हैं। उसके अलावा अब बात की जाए, पादप मिट्टी से डैश की सहायता से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। देखिए पादप जो होते हैं वो जड़ की सहायता से करते हैं, ठीक है। पादपों में जड़ होती है, उसकी सहायता से वो जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। चलिए अब मिलान कर लेते हैं हम लोग। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। मेढक क्या है बच्चों, मेढक एक ऐसा जंतु है जो कि पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, तो इसीलिए मेढक को हम उभयचर बोलते हैं।
स्तंभकंद जो होता है बच्चों वो आलू का रूप है, क्योंकि आलू जो होता है वो एक तरह का ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला तना है। ये स्तंभकंद, इसकी जो जड़ें होती हैं वो स्तंभकंद के रूप में जो है रूपांतरित हो जाती हैं। तो आलू क्या होता है, वो स्तंभकंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा ये तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भोजन संग्रहण करने वाले तने हैं जो कि ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। ऐसे आलू के अलावा अरबी है, अदरक है। तो आलू को तो स्तंभकंद कहा जाता है, आलू का स्तंभकंद, और अदरक का होता है प्रकंद। इसके अलावा अरबी का घनकंद होता है बच्चों, ठीक है। अंडीज, अंडीज मतलब ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अंडा देने वाले जंतु, ठीक है। सलजम, देखिए सलजम का जो रूप होता है, सलजम एक तरह से घड़े की तरह होता है, तो इसीलिए कुंभ रूप होता है इसका। प्रजनन, प्रजनन की क्रिया के बाद क्या होता है, जो बच्चे जो जंतु हैं वो अंडे और बच्चे देते हैं, ठीक है। और उत्सर्जन में क्या होता है, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं इसे, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है शरीर, तो इस क्रिया को पूरे उत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है। संवेदनशीलता क्या होती है, जैसे कि धमाके को सुनकर चौंक जाना, ये एक तरह की संवेदनशीलता है। जिस प्रकार से छुई मुई का पौधा और लाजवंती का पौधा छूने से क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है छुई मुई का पौधा। तो ये आपके हो गए स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनकी भी हम बड़ा चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। देखिए मक्का का पौधा होता है, प्याज का, सरसों का, बैगन का, ये सब पौधे छोटे छोटे होते हैं। इन पौधों को उखाड़ेंगे तो आपको दो तरह की जड़ें नज़र आएंगी, एक मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़। तो देखिए मूसला जड़ तो क्या होती है, सीधा सीधा एक जड़ होती है, नीचे की तरफ जाती है और इसमें से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, ठीक है, ये होती है मूसला। और अपस्थानिक जड़ क्या होती है बच्चों, ये यहीं से तने से डायरेक्ट बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो तरह की जड़ें होती हैं। तो मक्के में किस तरह की जड़ होती है मैं आपको दिखाता हूँ, प्याज में, सरसों में और बैगन में किस तरह की जड़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने कुछ, ये एक बैगन का पौधा है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे चित्र लगा कर रखा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे तने से डायरेक्ट बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। तो इस तरह की जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। तो बैगन में कैसी जड़ें हैं, अपस्थानिक। अगला चित्र देखिए, ये हमारे पास है ओनियन, जिसको हम कहते हैं क्या, प्याज। प्याज में देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, सीधा जो है डायरेक्ट इस तरीके से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सी जड़ हो गई, ये भी हमारी एक अपस्थानिक जड़ें हो गई। इसके अलावा देखिए ये मक्का है, मक्के में क्या होता है, इसमें भी जो है बहुत सारी जड़ें इस तरह से निकल रही हैं, देख रहे हैं आप। तो ये भी हमारी अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। लेकिन ये जो जड़ होती है जिसको हम बोलते हैं सरसों की जड़, इसमें क्या होता है, सरसों की जड़ में इसमें एक जड़ मेन होती है बच्चों, ऐसे नीचे तक जाती है और इसी जड़ से बहुत सारी जड़ें, ये देख रहे हैं पूरी मेन जड़ है, फिर इसी जड़ से बहुत सारी द्वितीयक जड़ें और द्वितीयक जड़ के अंदर से तृतीयक जड़ें निकलती हैं। तो ये जो जड़ होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी जड़ यानी कि प्राथमिक जड़, और इसके अलावा इससे जड़ें जो निकलती हैं इनको बोलते हैं द्वितीयक जड़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है मस्टर्ड यानी कि सरसों का पौधा, इसके अंदर कौन कौन से पौधे थे, क्वेश्चन क्या था, तो सरसों का पौधा है। सरसों के पौधे के अंदर जो है हमारी ये कुछ तरह की जड़ें हैं, इसमें हमारी मूसला जड़ है, ठीक है, एक ही जड़ होती है बड़ी सी। तो ये मैंने आपको बता दिया है सबके अंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है मूसला जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मूसला जड़ का नामांकित चित्र ये रहा, देखिए ये आपकी मूसला जड़ है पूरी, ठीक है, इसको आप बनाइए। ये एक मूसला जड़ से निकली हुई है मेन, और इसी में आपका ये प्राथमिक जड़ें होती हैं जो इसके अंदर से निकली होती हैं, और इसी प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक जड़ें निकली होती हैं, जैसे ये द्वितीयक लिखा हुआ है, और इन्हीं द्वितीयक जड़ों से ही इनमें से तृतीयक जड़ें निकली। देखिए समझना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, ये प्राथमिक जड़ है, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ फिर आपको आसानी समझ में आएगा, ब्लैक कलर। देखिए ये जो है ये प्राथमिक जड़ है। अब इसके अंदर से जो जड़ें निकल रही हैं
ये बच्चों द्वितीयक जड़ें हैं। अब इसी के अंदर से जो जड़ें निकलेंगी इस तरीके से, ये तृतीयक जड़ें हैं। ठीक है, ऐसे ही सब में से निकलती हैं, ये तृतीयक जड़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राथमिक जड़, ये वाली, इसमें से जो निकली ये द्वितीयक जड़, और जो द्वितीयक जड़ों के अंदर से निकली वो तृतीयक जड़। ठीक है, और ये मूसा जड़ पूरी नीचे, इसमें मूलगोप होता है नीचे। ठीक है, और इन्हीं द्वितीयक जड़ों में से, तृतीयक जड़ों में से मूलरोम निकले होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये हम इस चित्र को आपको ने पूरा बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, उसके बाद कह रहा है किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिसमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। तो 3 पौधे कौन कौन से हैं? बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। तो देखिए मैं आपको पूरे सारे पौधे दिखाता हूँ जो आपकी किताब में दिए गए हैं। देखिए इन्हें अपुष्पी पौधे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अपुष्पी पौधे, जैसे फर्न है, मांस है, इसके अलावा शैवाल है, विभिन्न प्रकार के कवक हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, ये सारे के सारे अपुष्पी पौधे हैं। इनके अंदर पुष्प नहीं लगते और इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखने हैं ना, इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, तो आप शैवाल लिख दीजिए, मांस लिख दीजिए और फर्न लिख दीजिए, ये लिख सकते हैं आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखें। देखिए बहुवर्षीय पौधे तो बहुत सारे होते हैं, आम लिख दीजिए, नीम लिख दीजिए, बरगद लिख दीजिए। ठीक है, कोई सा भी लिख दीजिए, आप लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए, 2 लिखने हैं, नीम लिख दीजिए। ठीक है जी, बहुत साल तक पौधे चलते हैं, आम लिख दीजिए, बरगद लिख दीजिए, है ना। इसके अलावा आप और कौन सा लिख सकते हैं, अमरूद का पेड़ भी बहुत साल चलता है, और लिख दीजिए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे, कटहल का पेड़ है ना, तो ये बहुत सारे पेड़ हैं जो कि बहुत साल चलते हैं, पौधे हैं। देखिए अब यहाँ पे शाख, झाड़ी और वृक्षों के 5-5 उदाहरण लिख रहे हैं। तो शाख जो होती है वो 1 मीटर से जो होता है छोटे पौधे होते हैं, बहुत ही छोटे पौधे जिन्हें बोलते हैं हम। तो ये आपको देखिए इनके उदाहरण बहुत सारे हैं, आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि शाख में आपका आ जाते हैं 1 मीटर से कम छोटे पौधे, मतलब जैसे इनका तना बहुत कोमल होता है, तो जिसमें शाख में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे सरसों का पौधा हो जाएगा, है ना, शाख में सरसों, और आपका मक्का हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, तुलसी हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे होते हैं, तना बहुत ही इनका वो होता है कोमल सा, तुलसी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ये आपके साग के उदाहरण हैं, सरसों, मक्का, तुलसी, मटर, पालक, सरसों का साग, ये सब तमाम। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसके अलावा झाड़ियाँ कौन सी होती हैं, झाड़ियाँ हैं तो इसमें जैसे बेर है, और बेर के अलावा गुलाब है, और बताइए, गुड़हल है, करौंदा है। ठीक है, गुड़हल का पेड़ भी होता है। ठीक है, और बकाइन, बहुत सारे हैं, हैबिस्कस, फॉडगिला। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा वृक्ष में तो आपको आसपास में बहुत सारे वृक्ष दिखते हैं, जिसमें कौन कौन से होंगे, नीम है, आम है, चीड़ है, नारियल है, ठीक है, बरगद है, ठीक है, कटहल है, ये सब हैं बहुत सारे उदाहरण। इसी तरह से अब लिखना है आपको शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए मैं आपको चित्र दिखाता हूँ शाकाहारी के, एक एक करके आप देख लीजिए। शाकाहारी जंतु आपके आसपास में, आपके घरों में बहुत सारे हैं, जिसमें हमारे घर में गाय होती है, भैंस होती है, ठीक है, इसके अलावा बकरी होती है, भेड़ है, ठीक है, ये सब उदाहरण हैं। इसके अलावा ऊँट होता है, देखिए मैं आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिखा भी रहा हूँ, जैसे कि ये गैंडा है, जिराफ है, ठीक है, ये जंगली जो है क्या बोलते हैं, गैंडा है, याक बोलते हैं जिसे। इसके अलावा खरगोश है, ठीक है, इसके अलावा ऊँट है, ठीक है, ये सब
ये सब क्या है, हमारे सर्वाहारी हैं। मतलब सर्वाहारी नहीं, ये सब हमारे फूल पत्ती खाने वाले हैं, पेड़ों को खाने वाले हैं, फलों को खाने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं शाकाहारी जंतु। अब देखिए मांसाहारी जंतु मांस को खाते हैं, जैसे मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण बहुत सारे हैं, जिसमें आपका नेवला है, इसके अलावा आपका शेर है, बाघ है, चीता है, लकड़बग्गा है, ठीक है, मगरमच्छ है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। शेर है, मगरमच्छ है, इसके अलावा लकड़बग्गा है, ठीक है। इसके अलावा आपका नेवला है, ठीक है। इसके अलावा मगरमच्छ, ये मतलब बहुत सारे उदाहरण हो गए आपके। बाघ, चीता, शेर, मगरमच्छ, इसके अलावा आपका नेवला, लकड़बग्गा, सियार, भेड़िया, तेंदुआ, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कोई से 5 लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सर्वाहारी एनिमल्स, जैसे कुत्ता है, दोनों खाता है, मांस भी खाता है, सब्जियाँ भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है। बिल्ली भी ऐसे ही, चूहा भी खाती है और दूध भी पीती है। कौवा सब्जियाँ भी खाता है, मांस भी खाता है। मुर्गी, पिग, कॉकरोच, गिलहरी, चींटी देखिए आपने देखा होगा, कोई कीड़ा मर जाता है तो उसको उठा के ले जाती है। इसके अलावा गेहूँ, छोटे छोटे अन्न के दाने भी खाती है। तो ये सब सर्वाहारी हैं। जैसे पीकॉक है, नहीं, मोर, चूहा, भालू, चिंपैंजी, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे सर्वाहारी हैं, ठीक है जी। कौवा भी आता है। तो सर्वाहारी के उदाहरण मैंने दिखा दिए आपको, मांसाहारी के दिखा दिए, और मैंने आपको ऐसे जंतु भी दिखा दिए जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं। तो ये उदाहरण थे। तो ये लगभग हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों, और पूरी अभ्यास मैंने आपको करवा दी है। यदि इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट है, संदेह है, तो आप निसंकोच जो है, निसंदेह मुझसे पूछिएगा। मैं आपको जो है इन सभी के दोबारा से जो है समझा दूंगा, क्वेश्चन के आंसर्स। और किसी तरह की कोई भी जो है प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। और कोशिश ये करनी है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने ज़्यादा बच्चों को आप इसको शेयर कर सकते हैं तो ये भी फ़ायदा होगा बच्चों को, वो भी लाभान्वित होंगे इससे, और उनको भी अभ्यास करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।